जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ मुखिया पर। आज मैं आपको मैथ मॉक टेस्ट कराने वाला हूं। आज का जो प्रश्न होंगे बिल्कुल शानदार प्रश्न है। मैंने सारे PYQ क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे आप अपने आप को आंक सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है और 25 क्वेश्चनों में आपका कितना सही हो रहा है। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो पेन कापी लेकर ही बैठिए, क्योंकि पेन कापी लेकर बैठेंगे, वीडियो पॉज कर पहले आप खुद हल करेंगे। अगर ना हल हुआ तब आप सॉल्यूशन पुनः देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे साथ साथ आपकी भी प्रैक्टिस ज़बरदस्त हो जाएगी। ख़ास तौर से ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ मॉक टेस्ट का, भारत के वनडे एग्जाम जिसमें मैथ आता है उस सबके लिए लाभदायक होगा, लेकिन ख़ास तौर से ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैंने छाट कर क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो लेवल होने वाला है बिल्कुल यही होने वाला है। अगर आप UPSI की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये मैथ आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपको स्मार्ट अप्रोच भी बताऊंगा और इस तरह के प्रश्न में कैसे और आसानी से आप हल कर सकें, तमाम चीज़ें सीखेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन पढ़ाई से संबंधित इस पे डाली जाए तो आपके पास तुरंत इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और क्या कहता है आपसे, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा हो, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक पंसारी द्वारा क्रमशः 63 रुपये और 84 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाली दो दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 72 रुपये 5 पैसा यानी 72.5 मैं बोल सकता हूँ 72.5 रुपया किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो सके। यानी कि आपसे रेशियो पूछा है कि किस रेशियो में 64 और 84 रुपये का जो दालें हैं किस अनुपात में मिलाएं कि 72.5 रुपये प्रति केजी का एक दाल तैयार हो जाए। तो इसको अनुपात पूछा है तो इसे दो प्रायोरिटी के प्रश्न बनते हैं। पहला में रेशियो, दूसरा में डायरेक्ट कह देगा कि मुझे दोनों रेशियो को मिलाकर मुझे 20% या 25% का लाभ होता है, तब कहेगा कि इनका रेशियो बताइए। यानी दो तरीके से पूछ सकता है। तो उसका ये पहला टाइप है। दूसरा वाला टाइप मैंने कल के वीडियो में या कि कल के मॉक टेस्ट में शामिल करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह करते हैं। तो उसका ये पहला टाइप है। पहला टाइप सीख लीजिए कैसे करते हैं। तो पहला टाइप की दाल है 63 रुपये, तो आपको लिखना है 63 रुपये, यानी पहले प्रकार की दाल 63। दूसरा का 84 है तो 84 लिख लीजिए। और जब दोनों को ऐड करके अर्थात दोनों को जब मिलाकर अर्थात 63 रुपये और 84 रुपये के मिलाकर जो तीसरी दाल तैयार हो रहा है उसको बीच में लिखते हैं। वो कितने का है, तो 72 रुपया 5 पैसा। इसका अंतर करके इधर लिखिएगा, इसका अंतर करके इधर लिखिएगा, और जो नीचे आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात वही आपका अनुपात होगा। ये पहली किस्म की दाल है, ये दूसरी किस्म की दाल है। तो पहला का इधर करेंगे, इधर का अंतर, यानी कि क्रॉस आपको अंतर करना। अंतर का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना। तो आप 84 में से 72.5 घटाएंगे तो 11.5, यानी कि 72.5 है तो डायरेक्ट आप 73 घटाइए। उसी तरह तो जैसे 84 में से 72.5 घटाएंगे तो 11.5 आएगा। अब 63 में से 72 घटाएंगे तो कहेंगे इसका आएगा सर, घटा लेते हैं 72 7 2 यानी कि 9.5 आ जाएगा। मैंने इधर अंतर किया यानी 72.5 में से हमने 63 को माइनस किया तो हमारे पास आया सर 9.5, और 84 में से 72.5 घटाए तो 11.5। यही आपका आंसर है। ये रेशियो में काट कर इसे छोटा कर सकते हैं। तो देखिए एक का स्थान से 10 इधर हटाएंगे, एक का स्थान से इधर भी 5 है, इधर भी 5। ये दर्शा रहा है कि ये संख्या 5 से कटेंगी। 5 से इसे काटेंगे तो 23 बार में कटेगा, 5 से इसे काटेंगे तो 19 बार में कटेगा। ये दोनों अभाज्य संख्याएं आ गई। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो एक से कटे और स्वयं से कटे। अतः कह सकते हैं कि जो आपका फाइनल आंसर होगा वो 23:19 के अनुपात में मिलाया था। आइए ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको हटा देता हूँ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई। खरीदी गई का मतलब क्रय मूल्य सीपी दे दिया है आपसे। एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार उसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात कीजिए, यानी अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ये कहने का मतलब है। याद रखिएगा प्रॉफिट लॉस के अंदर ये जो टाइप है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कई बार पूछा है, जब भी आपको छूट देकर लाभ प्राप्त करने की बात कहे और सीपी देकर एमआरपी पूछे या एमआरपी देकर सीपी पूछे, तो ये फार्मूला बहुत ही ट्रेंडिंग है प्रॉफिट लॉस के अंदर। इस पे कई प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन भी इस फार्मूले से लग जाते, तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला होता है सीपी, सीपी का मतलब क्रय मूल्य सीपी, और एक होता है एमपी यानी मार्केटिंग प्राइस। सीपी के बगल में लिखते हैं 100 माइनस छूट, कितने का छूट दिया। एम जो आपका मार्केट प्राइस होता है उसके बगल में लिखते हैं 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ। ये फार्मूला होता है। अगर ये फार्मूला जानते हैं तो क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। मेरे गले में थोड़ा सा खराश है चलिए, तो ये फार्मूला आपको पता है तो बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे, क्वेश्चन में आपसे क्रय मूल्य दे दिया, यानी कि सीपी का मान दे दिया है 2500, कहेंगे बिल्कुल सर 2500। इक्वल में कितने का छूट दिया, तो क्वेश्चन में लिखा है 12% का, तो 100 में से 12 घटा दीजिएगा तो आएगा 88%। लाभ कर रहा है कि 10% का, तो लाभ होता है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, कहेंगे 110। आपसे एमआरपी पूछा है, यानी मार्केटिंग प्राइस। जो आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो जो उस पर स्टिकर लगा होता है वही एमआरपी होता है, हमेशा छूट एमआरपी पर ही दिया जाता है, तो इसी को मार्केटिंग प्राइस भी बोल सकते हैं। कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 22 से काटेंगे, 22 चौके 88, 22 पचे 110। हमें 22 का पारा याद था तो मैंने तो काट दिया, लेकिन कहेंगे सर हमें तो नहीं याद है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको नहीं याद है तो आपको नहीं आएगा, आप 11 से भी काट सकते हैं। देखिए 11 बटे 88, 11 दाम 110, फिर उसको काटेंगे तो 4:5 बनेगा। देखिए हाई 2500 को अगर मैं 4 से काटूंगा तो ध्यान से देखिए, 4 को मैं 25 से काटूंगा तो 4 से इसको काटिएगा तो 625 बार में कट जाएगा। मैंने कैसे डायरेक्ट काटा तो ध्यान से देखिए, ये डबल जीरो दर्शाता है कि 25 गुणे 100 है। जैसे ध्यान से समझिए मैंने डायरेक्ट कैसे काटा है। 2500 ऐसे लिखा था मैंने, ऐसे भी तो मैं इसको लिख सकता हूँ 25 × 100, कहेंगे बिल्कुल सही। 4 से काटना था, 4 से मैंने इसको काट दिया 25 बार में। अब 25 का गुणा करूंगा तो 25 का वर्ग होता है 625, इसीलिए 4 से डबल जीरो काटा 25 बार में। अब 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा, ताकि हमें पता चल गया कि यस सर 4 से 2500 को काटेंगे 625 बार में। तिरछा गुणा होता है मैथ के अंदर जब इक्वल चिन्ह हो, तो 625 का 5 में गुणा करेंगे तो जो आपका मार्केट प्राइस हो जाएगा 625 पचे होता है 3125, यानी 3125 रुपये आपका मार्केटिंग प्राइस था, अर्थात एमआरपी था। तो मार्केट प्राइस जो था 3125 रुपये होगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस टाइप से और भी क्वेश्चन बनते हैं कि छूट को कितना बढ़ा कर रखें ताकि हमें इतने % का लाभ हो जाए, तो भी इस पे बनता है प्रश्न, यानी कई प्रकार के प्रश्न इस पे बनते हैं। प्रॉफिट लॉस के अंदर मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर वनडे एग्जाम के अंदर अगर प्रॉफिट लॉस से किसी टाइप से पूछा जाता है तो टाइप यही है। इस टाइप को याद रखिएगा। छूट देकर लाभ प्राप्त करना चाहे सीपी देकर एमआरपी पूछे, इस तरह के फार्मूले से लगाइए, बिल्कुल आसानी से प्रश्न बन जाएंगे। मैं इसको हटा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है राकेश नाम का लड़का है। राकेश अपनी मासिक आय का 10% अपने घरेलू खर्च पर, 15% किताबों पर, 20% कपड़ों पर खर्च करता है और बाकी बचाता है। हिसाब लगाने पर उसे पता चलता है कि उसने आखिरकार 19,569 रुपये की बचत की, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा आय व्यय के अंदर ये 2 वैरायटी के प्रश्न बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो कहेगा 15% खर्च किया शेष, यानी शेष शब्द का नाम लगाएगा। ये दूसरा टाइप का प्रश्न है कि जब उसमें शेष शब्द नहीं लेगा। जब भी शेष शब्द का प्रयोग नहीं होगा तो आपको जितना खर्चा है टोटल जोड़ लेना है।
अब देखना है अंतिम में क्वेश्चन में पढ़कर कि हमें बचत दिया है या खर्च का डाटा दिया है। तो क्वेश्चन करेंगे, पर लिखा है कि 19,569 रुपये बचाता है, तो हमें बचत के बराबर ही बचत, एक तरफ बचत परसेंटेज में और एक तरफ बचत हमें रियल मान में लिखना होता है। जैसे कह रहा है कि 10% घरेलू चीज़ों पर खर्च कर दिया, कहेंगे बिल्कुल। कहेगा 15% और खर्च किया, 20% और खर्च किया, टोटल ऐड करने पर आ रहा है 45%। इससे अब क्या पता लगाए, अगर शेष शब्द नहीं दिया तो इससे हमको ये पता चला सर कि इसने 45% चीज़ें खर्च कर दी हैं। तो कोई भी इंसान अपने आप में 100% कमाता है, अगर 100% में से बताइए अगर 45 खर्च कर देता है तो कितना बचाता है, कहेंगे सर 55% बचाता है, 55%। इसी 55% बचाता है और इसी 55% का मान दिया है 19,569 रुपये। नहीं समझे, इसी 55% का मान दिया 19,569 रुपये बचाता है। तो आपसे अपनी आय पूछा है, कोई भी व्यक्ति अपनी आय मतलब कितना कमाता है, जितना भी कमाता है वो अपने आप में 100% कमाता है, अर्थात बोल सकते हैं कि हमें 100% का मान सर पूछा गया है। लिख लीजिए, अब डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा, आप इसको काटने में दिक्कत हो रहा है तो आप इस तरह भी तो काट सकते हैं, ध्यान से देखिए। कहेंगे सर लिखेंगे कि जो 19,569 है, मैंने डाटा ठीक लिखा है 19,500, ये 55% का मान है, हमें 100% का मान पता करना है। कहेंगे बिल्कुल सही सर, इसी को मैंने इस फॉर्मेट में लिखने का प्रयास किया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए। ये संख्या अगर 55 11 से कटता है तो ऊपर वाला निश्चित ही 11 से कटेगा, क्योंकि जो ऑप्शन दिया है वो पॉइंट में नहीं है, अतः पूर्णांक का ये दर्शाता है कि पूरी तरह भाग जाएगा। आइए काट लेते हैं। 11 से काटेंगे 5 बार में, 11 से इसे काटेंगे, 11 एक कम 11, 8 बचा 85 हो गया, 11 सत्ते 77, 77 ये 85 हो गया, 77 3 5 3 8 86 हो गया, 11 सत्ते फिर 77, 77 फिर 3 5 3 8 9, 11 9 99, यानी कि 11 से इसको काटेंगे तो 17 79 बार में कट जाएगा, और 11 से 55 को काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। अब 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। अब बीच में गुणा है तो गुणा कर दीजिए, इक्वल में आपका आंसर निकल के चला आएगा। जैसे 2 से गुणा करेंगे 2 9 18, कहेंगे बिल्कुल सही, 2 सत्ते 14 1 15, फिर 2 सत्ते 14 1 15 हो जाएगा, 2 एक कम 2 1 3 हो जाएगा, 1 जीरो इसका उतार लेंगे तो उसका इनकम जो रहा होगा वो 35,580 रुपये रहा होगा। ऑप्शन देख लेते हैं तो 35,580 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आय व्यय के खर्च वाले प्रश्नों का भी इसी तरह हल करेंगे, बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप डिजिटल सम पढ़े हैं तो वहाँ पे डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते हैं कि डिजिटल सम से डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं। इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वनपाल मतलब कि जो वनों की देखरेख करता है उसे वनपाल बोलते हैं। एक वनपाल सेब के 60 पेड़, केले के 90 पेड़ और आम के 120 पेड़ को समान पंक्तियों ब्रैकेट में लिखा है पेड़ों की संख्या के संदर्भ में लगाना चाहता है। साथ ही वह पेड़ों की अलग अलग पंक्तियां बनाना चाहता है, यानी एक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ हों। आवश्यक पंक्तियों की संख्या न्यूनतम ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न अक्सर आपको एलसीएम एचसीएफ के अंदर मिलेगा और इस तरह के प्रश्न कई बार पूछा जाता है। इसका बेस्ट अप्रोच होता है लगाने का, देखिए क्या करना है, जितने प्रकार के पौधे हैं उनको सबसे पहले लिख लेते हैं। जैसे लिखा है कि 60 पेड़ हैं, फिर 90 पेड़ हैं, फिर उसके बाद 120 पेड़ हैं। अब इसके बाद हमको क्या अगला स्टेप क्या लेना होता है, तो इनका आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, कहेंगे सर एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है सर, एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काट दे। कोई ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 60 90 120 को काट दे, तो कहेंगे वो बड़ी से बड़ी संख्या सर 30 होगा, यानी इसका एचसीएफ जो होगा 30 होगा। बस इसी 30 से इसमें भाग लगा दीजिए, प्लस कर दीजिएगा इसमें भाग और इसमें भाग, जितना बार भाग जाएगा सभी को जोड़ के लिख देना है। बस
इसमें 30 से भाग लगाएंगे, 30 दूना के 60 प्लस इसमें भाग लगाएंगे 3 बार, इसमें भाग लगाएंगे 4 बार, जोड़ लीजिए 2 3 5 4 9, यानी कि न्यूनतम पंक्तियों की संख्या 9 होगी। यानी ऐसी 9 पंक्ति बनेंगी जिसमें एक में चाहे तो सेब का लगा सकता है, आम का लगा सकता है, तीनों पौधों के अलग अलग लगा सकता है। तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार एसएससी के एग्जाम में भी पूछ लिया गया और उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर हुआ उसमें भी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए गए थे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपये का 2 साल का ब्याज कितना होगा। अगर आप पढ़े होंगे चक्रवृद्धि ब्याज तो आपको तुरंत पता हो जाएगा कि 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 21% होता है। लेकिन आप नहीं जानते हैं कि निकालते कैसे हैं, तो वो भी देख लीजिए कैसे निकाला जाता है। हमें रेट दे दिया है, रेट मतलब दर 10%, समय है 2 वर्ष और आपसे मूलधन दे दिया है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, मूलधन मतलब प्रिंसिपल दे दिया है कितना 1400 रुपये, और आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं सर? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है। 2 साल का निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। पहली बार में r का स्क्वायर कर देते हैं, 2 स्थान आपको लिखना होता है, यानी कि 2 अंक आपको लिखना जरूरी है। फिर यहाँ पे 2 स्थान के बाद दशमलव लगा देना है और फिर इसी r का डबल करके आपको लिख देना है। अगर ये प्रक्रिया दशमलव के इधर तक करेंगे तो 2 साल का CI और SI का अंतर निकल के चला आता है। जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो सिर्फ r स्क्वायर करके 2 स्थान पे दशमलव जब लगाकर, यानी दशमलव के सिर्फ ये वाला प्रक्रिया करते हैं, r स्क्वायर वाला कर देते हैं, तो 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का फॉर्मेट निकल जाता है। लेकिन जब 2 साल का कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज का रेट हो, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो आप इस पे रखिए। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, कहेंगे 100 का डबल 2 अंक लिखना होता है तो 100 लिखिए, एक हासिल रहेगा, एक क्या बचेगा, एक हासिल। आप फिर दशमलव लगाना है तो दशमलव लगा दीजिए, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव आपको लगाना है। फिर r का डबल कर देना है तो 10 का डबल कीजिए, 10 का डबल 20 हो जाएगा, और एक हासिल कितना हो जाएगा 21, और दशमलव इधर लगाए थे तो इसका कोई फॉर्मेट ही नहीं होगा, यानी कह सकते हैं ये परसेंट में होगा तो 21% आ सकता है, यानी कि 2 साल का 21% चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। अगर ये आपको इतना समझने में दिक्कत हो रहा है तो एक अलग भी नियम है, उससे भी आप चाहे तो लगा सकते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ, आप इस तरह भी लगा सकते हैं, 10% के रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप इस पे भी लगा सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटे का 100, आप इस पे भी लगाएंगे तो भी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के चला आएगा। एक मतलब ए पहला ही फॉर्मेट है तो पहले फॉर्मेट को लिखिए, बी को भी मानिए 10 है, तो यहाँ दोनों एक ही फॉर्मेट, यहाँ पे 10 है, फिर 10 को लिख लीजिए, यहाँ पे फिर प्लस 10 गुणे 10 बटे का 100, इस आपस में जोड़ेंगे तो 10 10 20 हो जाएगा, प्लस तो प्लस, 1 2 0 से 1 2 0, 2 1 कम 2, यानी जोड़ेंगे, सॉरी 2 1, यहाँ 1 है ना, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा, बराबर जोड़ेंगे तो ये 21% आ जाएगा। यानी कि हमने देखा कि 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज बना वो 21% बना। एक और तरीका है कि आप रेशियो बनाकर भी हल कर सकते हैं। एक और तरीका है जो ट्रेडिशनल तरीका होता है, अमाउंट बराबर P 1 प्लस R बटे n, आप इस तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पढ़ने से आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि हम कौन सा नियम लगाएं। तो ये वाला भी नियम ठीक है, जो ना मैंने पहले बताया वो भी नियम आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी 21% आ गया, बस निकाल दीजिए 21% किसका, अरे मूलधन का 21% निकाल देंगे वही तो ब्याज होगा। तो अभी 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकाला 21%, मूलधन कितना है, कहेंगे सर 1400, इसी का 21% निकाल लीजिए। है परसेंटेज का हटाएंगे तो इधर से डबल जीरो कट जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का नीचे 100 लगाएंगे, इसी 100 से डबल जीरो काट देगा, गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 14 1 कम 14 को 4 हासिल 1, 14 दूना 28 1 29, यानी 294 रुपये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। अगर आप रेशियो मेथड मानते हैं कि बेटर है तो आप रेशियो मेथड से ही इस क्वेश्चन को हल करें, ताकि पेपर में आपको नहीं छोड़ना है इस तरह के प्रश्न। आइए मैं इसको हटा देता हूं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है आपसे। कह रहे यदि 10 नालिकाओं का लागत मूल्य 5 नालिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 10 नालिकाओं का लागत मूल्य यानी सीपी 5 नालिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर हैं, तो इस लेन देन में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आप बहुत ही इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए तो देखते ही बता देंगे कि तुरंत ही कितना आएगा। जैसे कह रहा है कि 10 नालिकाओं का जो लागत मूल्य यानी कि सीपी वो 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, मैंने इधर इंग्लिश में लिखा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, यानी कि सीपी को बोलते हैं क्रय मूल्य, एसपी को बोलते हैं विक्रय मूल्य। आप इनका रेशियो भी ले सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना के 10। जब आप सीपी से एसपी का रेशियो बनाएंगे तो सीपी के सामने वाला जो अंक होता है उसका रियल मान होता है, और एसपी के बराबर में जो मान होता है वो एसपी का मान होता है। तो सीपी का मान 1 हो जाएगा और एसपी का मान 2 हो जाएगा। जब भी आप ध्यान से देखिए, कोई चीज़ 1 रुपया में खरीद कर 2 रुपया में बेच दिए तो फायदा कितना हुआ? 1 पर। याद रखिएगा, पूरा प्रॉफिट लॉस के अंदर लाभ या हानि हमेशा आपके क्रय मूल्य पर ही होगा। तो क्रय मूल्य कितना? 1, तो लिखिए 1। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, भाग करेंगे तो कोई चेंज नहीं, अर्थात 100% बोल सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ। तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? 100% का। प्रॉफिट लॉस के अंदर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, तो इस तरह के प्रश्न भी जरूर करके जाइएगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चलती हैं, और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सेम फार्मूला होता है, उस फार्मूला से सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। फार्मूला होता है दूरी बराबर, यानी कुल दूरी मैं लिख देता हूँ। कुल दूरी का मतलब है कि क्वेश्चन में जितनी दूरियां रहती हैं सभी को ऐड करके लिखा जाता है। कुल दूरी बराबर होता है, अगर कुल को मैं छुपा दूं तो आपको दिखेगा कि दूरी बराबर होता है सर चाल गुणे समय, तो वही लिखना है, चाल इंटू 5/18 लिख देना है, इंटू समय लिख देना है। इसी से ज़्यादातर प्रश्न आपके जितने भी पूछे जाते हैं सभी के सभी हल हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन में आपसे दूरी पूछा है, दूरी को क्वेश्चन में लंबाई बोलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दूरी मतलब लंबाई नहीं मालूम, लेकिन क्वेश्चन में देखिए 2 रेलगाड़ियां हैं, एक 59 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, एक 32 किलोमीटर, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है समान दिशाओं में चलती हैं। समान दिशा का मतलब होता है, इसके कंसेप्ट को समझिए, रेलगाड़ी में अगर समान दिशा में चलते हैं तो चाल का अंतर करते हैं, विपरीत में चालों को जोड़ते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है 2 रेलगाड़ियां 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चलती हैं। समान दिशा में तो यानी कि आपको इनके चालों को घटाना पड़ेगा। तो जैसे आप 59 में से 32 घटाएंगे तो 7, यहाँ देखिए 7 हो जाएगा। अब 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 59 में से 32 घटाएंगे तो इनकी चाल आ जाएगा 27। ये मीटर में आ रहा है, यानी कि लंबाई मीटर में आएगी, ये किलोमीटर में, तो आप 5/18 यूज कर सकते हैं, यानी इसको आप लिख सकते हैं 5/18। कितने समय में पार करेंगे तो क्वेश्चन में बिल्कुल लिखा होगा, तो क्वेश्चन में लिखा है 16 सेकेंड में पार कर जाती हैं, यहाँ पे लिख लीजिए 16। बाकी कैलकुलेशन कर लीजिए, लंबाई आ जाएगा, 9 से काटेंगे 2 बार में, 9 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में, 8 × 5 = 40, 4 × 3 = 12, यानी लंबाई जो होगी वो 120 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो आप उत्तर प्रदेश की कोई भी पेपर देंगे, यानी कि जिसमें वनडे एग्जाम में मैथ आता है, आप इस तरह के क्वेश्चन को जरूर बना के जाएंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्जामिनर कई बार पूछ देता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके सामने क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है।
एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, यानी पासिंग प्रतिशत पूछा है। यह भी प्रतिशत के अंदर बहुत ही शानदार टाइप बनता है। एसएससी जीडी भर भर के क्वेश्चन पूछा, एनटीपीसी इससे तमाम क्वेश्चन पूछा। उत्तर प्रदेश पुलिस में भी इस तरह के प्रश्न देखने को मिला। अतः कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को भी वीआईपी क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, कई बार पूछा जाता है। तो आइए क्या बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन का लगाने का, उसे हम लोग सीखेंगे। तो क्वेश्चन में आपको हमेशा 2% देता है। इस क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है कि क्वेश्चन में जो भी फेल हो रहा है किसी को फेल ना होने दीजिए, सबको पास कर देना है। जैसे क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लड़का 20% अंक पाता है। ध्यान से समझिएगा, 20% अंक पाता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है, क्योंकि लिखा है कि 20% अंक प्राप्त करता है, वो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल, ये 5 अंकों से फेल हो जाता है। तो बताइए अगर मैं इसे 5 नंबर दे दूंगा तो ये पास हो जाएगा, कहेंगे बिल्कुल सही, तो प्लस में 5 लिख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का फॉर्मेट है, इधर भी पास वाला लिखें तो उधर वाला भी पास ही लिखना होगा। तो अगले स्टेप में कह रहा है कि 30% अंक पाता है, अर्थात 30% अंक पाता है और उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक पा जाता है, यानी कि पास तो है लेकिन 20 अंक अधिक पा गया है। जैसे मैं कहूँ कि 150 नंबर मैं ला दूंगा तो पास हो जाऊंगा, लेकिन सोचिए 200 का पूर्णांक है, मैं कहूँगा कि 150 पे पासिंग है, मेरा 150 नंबर आया तो मैं पास हूँ, लेकिन मेरा 170 नंबर आया तो भी मैं पास हूँ। लेकिन जो 150 से मेरा 170 है, 20 ज़्यादा हैं, अगर इसमें से मैं 20 अंक घटा देता हूँ तो भी बोल सकते हैं कि सर ये भी पास है, यह भी पास है। अगर इसको समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बन गया। 20% अंक पाता है, 5 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है, तो मैंने 5 अंक इसे दे दिया ताकि ये भी पास हो जाए। ये 30% अंक पाता है और 20 अंक ज़्यादा पा जाता है पास होने से, तो मैंने 20 अंक घटा लिया तो भी ये पास है। अब देखिए क्या करते हैं, हमेशा परसेंटेज का अंतर करना है। परसेंट पे ध्यान दीजिए, क्या पे, परसेंट पे। 20%, 30%, अंतर बोलिए कितना, कहेंगे सर 10%, बिल्कुल सही। अगले स्टेप में एक तरफ प्लस हो एक तरफ माइनस हो तो ये दोनों आपस में चीज़ें जुड़ जाएंगी, ये +5 ये माइनस भी आपस में जुड़ जाएगा, दोनों सेम चिन्ह रहता तो घट जाता। अब देखिए ये 20 ये 5 जोड़िएगा तो 25% हो जाएगा, सॉरी 25 नंबर, क्योंकि ये अंक है, ये परसेंटेज में नहीं है। तो 10% का मतलब, कोई कहेगा कि हम 10% नंबर पाए हैं या कोई कहेगा कि हम 25 नंबर पाए हैं, ये दोनों बात इक्वल हैं। अब काट दीजिए, 5 से इसे काटेंगे तो 2%, अब 5 से इसे काटेंगे तो 5 बचे 25, यानी हम बोल सकते हैं कि सर 2% की वैल्यू जो है 5 नंबर के बराबर है। 2% की वैल्यू 5 नंबर के बराबर है, तो कितने पर पासिंग था, तो यहाँ पर देखिए 20% पाया है, कहेंगे बिल्कुल सही, और 5 अंकों से फेल हो गया है, तो 5 अंक से फेल हुआ है तो परसेंट में कितना से फेल हुआ है, तो कहेंगे 5 अंक का मतलब 2% है सर, इसे अगर और ही 2% हम दे देंगे तो पासिंग पता चल जाएगा 22%। और यही आपसे पूछा था कि परसेंटेज पासिंग प्रतिशत कितना है, तो पासिंग प्रतिशत 22% का था, और यही आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो पुनः एक बार देख लीजिए कैसे समझ में आया है। मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ तक तो आप डायरेक्ट समझ गए सर कि हाँ, यहाँ पे काट दिए थे, यानी 2% का मान 5 नंबर का, यानी 2% बढ़ा या 5 नंबर बढ़े, बात सेम है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि प्रतिशत पासिंग है, ये 5 अंक से फेल हो जाता था, लेकिन 20% अंक पाया है, तो प्रतिशत में 20% तो पाया है, ठीक है, लेकिन 2% का अंक 5 है, यानी 2% अंक मिले या 5 नंबर मिले, बात सेम है। और ये 5 अंक से जो फेल हो गया था, तो 5 अंक के जगह पर मैं 2% लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए 2% का मान 5 अंक है, तो 5 अंक का मतलब 2% हो सकता है। 2% और ऐड कर देंगे तो 20 में 2 जैसे जोड़ेंगे 22% आ जाएगा, अर्थात क्वेश्चन में कह सकते हैं कि 22% पे पासिंग था। अगर आप सोचते हैं कि सर हम इस पे लगाएंगे तो आंसर नहीं आएगा, तो बिल्कुल आएगा। आप चाहें तो इससे भी आप लगा सकते हैं। अब इससे कैसे लगाएंगे, तो ध्यान से देख लीजिए, ये बताइए, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 2% का मतलब 5 नंबर, यानी कैसे समझिए,
2% का मतलब 5 नंबर है, कहेंगे हाँ। तो इसने 20 नंबर अधिक पा गया, तो जैसे हम घटाएंगे इसमें से, तो जैसे 30 में से जितना आएगा घटाएंगे तो भी आ सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका मान यानी कि आप इसमें रखें जोड़कर, इसमें रखना है तो घटा कर रखेंगे तो भी आपका मान निकल के चला आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देता हूँ। आपको जिस तरह फेल था पास कर देना, वो अधिक पाया था तो उसमें से हम फिर माइनस करेंगे तो भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, इसका जवाब आप दे सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। औसत से आप क्या समझते हैं? औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या। औसत का मतलब क्या होता है? बीच वाली संख्या। तो पहले ही तो औसत दे दिया है, सम संख्याओं का औसत 100। पहले 9 संख्याएं हैं वो भी सम संख्या है, 9 संख्या है वो भी सम संख्या, उनका औसत दे दिया 132। तो आप लिख लीजिए 132। औसत का मतलब होता है बीच वाली, एकदम बीच की संख्या, और हमें सम संख्या चाहिए और 9 गो संख्या चाहिए। तो औसत तो 132 यानी बीच की संख्या हो गया, हमें 9 संख्या बनाना है। तो आप 4 इधर बना लीजिए और 4 आप इधर बना लीजिए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी यानी पहली और अंतिम संख्या का आपसे क्या पूछा है? अंतर पूछा है, तो बना लीजिए। 132 के बाद अगला 134, 136, 138, 140 आएगा, क्योंकि हमें सम संख्या लेना है तो दो दो को कुदा कर लेना पड़ेगा। उसी तरह 132 के बाद आएगा 130, 128, 126, 124। 124 में से 140 जैसे घटाएंगे तो आपसे मिलेगा सिर्फ 16। अतः पहली संख्या और अंतिम संख्या का जो अंतर होगा वह 16 होगा। आइए प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि चावल के प्रति किग्रा मूल्य में, क्वेश्चन को आपको समझना है क्या है। कह रहा है कि चावल के प्रति किग्रा मूल्य में क्वेश्चन को मैं फिर से बोला, चावल के प्रति किग्रा मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किग्रा कम चावल खरीद पाता है। तो चावल का प्रति किग्रा प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? दो तरीका से क्वेश्चन पूछता है, या तो प्रारंभिक मूल्य पूछता है या तो वर्तमान का पूछेगा कि कितना घटा या कितना बढ़ा। तो इसको ध्यान से समझिए, मैं इस क्वेश्चन को एक लाइन में ही बताता हूं कि कैसे आपको लगाना है। तो क्वेश्चन में आपसे प्रारंभिक दाम पूछा है, प्रारंभिक मूल्य यानी कि मूल कीमत भी बोल सकते हैं इसे या प्रारंभिक मूल्य भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपसे प्रारंभिक मान पूछा है, प्रारंभिक। जो प्रारंभिक मान होता है तो देखिए कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके जेब से कितना पैसा लगा। तो क्वेश्चन में लिखा है कि सर हमने 1200 रुपये लगाए, तो कहेंगे ठीक है 1200 रुपये लगाए, लेकिन 1200 रुपये में कितना आपको कम या अधिक मिला उसे लिखना है। तो 1200 रुपये आपके जेब से लगे, आपको 6 kg मिला। जब भी प्रारंभिक मूल्य आप निकालेंगे, माइंड में बैठाइए, जब भी आपको प्रारंभिक दाम निकालना हो यानी प्रारंभिक कीमत निकालना हो, अब देखिएगा कितने का, उसे कितने की वृद्धि हुई, तो 25% की वृद्धि है तो ऊपर लिखिएगा 25, और जितने की वृद्धि हुई, अगर 25 का वृद्धि है तो 100 में जोड़ कर नीचे लिखना है 125। इससे क्या होगा कि प्रारंभिक दाम निकल जाएगा। इसी को अगर आपसे पूछता कि नया दाम बताइए क्या होगा, नया दाम, मैं दोनों बता देता हूं कि दोनों में से पेपर में कभी भी कुछ पूछे तो आप डायरेक्ट अप्लाई करके निकाल सकते हैं। नया दाम पूछेगा या वर्तमान कीमत, नया दाम या वर्तमान कीमत, तो हम कैसे निकालते, वही ये तो प्रक्रिया सेम रहेगी कि 1200 रुपये सर जेब से गया, 6 किलो कम आया। अगर नया कीमत निकालेंगे यानी वर्तमान की, तो नीचे हमेशा 100 लिखिएगा और ऊपर जितना कमी वृद्धि है बस उससे लिख देंगे। ये नया कीमत निकलेगा और ये वाली प्रारंभिक निकलता है। तो आइए प्रारंभिक बता लेते हैं कि शुरू में दाम कितना था। तो प्रारंभिक में 25 पचे 125, 6 पचे 30 हो जाएगा, 3 चौके 12, यानी पहले दाम जो था वो 40 रुपये था।
यानी पहले दाम देखिए 25 से 125 काटे 5 बार में, 5 का 6 में गुणा किया, 5 छके 30, 30 से 1 जीरो काट दिया, 30 से 40 120 को काटा 40 बार में, यानी पहले दाम 40 रुपये प्रति केजी था। और नीचे जैसे ये प्रक्रिया तो हमने सेम लिखा, लेकिन नीचे अगर 100 आप लिख देते हैं तो उससे क्या होता है, नया दाम यानी वर्तमान में कितना दाम बढ़ा या घटा है उसका निकल जाता है। इससे काटेंगे तो 25 100 के 100 और 4 छके 24 और 24 पचे 120 यानी कि 50 रुपये, यानी कि 25% दाम बढ़ने से 50 रुपये प्रति केजी चावल का दाम हो गया। अब पहले जो था 40 रुपये प्रति केजी था, तो आपसे पहला वाला पूछा है तो 40 रुपये प्रति केजी। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे वर्तमान की कीमत पूछता तो आप इस फॉर्मेट से लगाएंगे। मैंने दोनों आपको समझा दिया, यही दो तरीके से ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। दोबारा कभी प्रश्न बनेगा तो आप बिल्कुल आसानी से लगा पाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं। क्वेश्चन ठीक है, यानी कि डायग्राम वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आप बना सकते हैं। 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं, तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या क्या है। बिल्कुल आसान से बनाते हैं इसको, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जानिए कि सभी छात्रों की संख्या 40 थी, कहेंगे ठीक है। 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 टेनिस खेलते हैं, इन दोनों को जो अलग अलग खेल खेलते हैं उनको आपको ऐड कर देना है, तो जोड़ेंगे तो 15 15 30, और जो दोनों में कॉमन हो यानी कि जो टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलते हैं उन दोनों को इसमें से उसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि वो दोनों में सम्मिलित हो गया। जब क्रिकेट वाला हम गिन रहे थे प्लेयर तो भी वो गिना गया, और टेनिस वाला गिन रहे थे तो भी वो गिना गया, इसीलिए उसको माइनस कर दीजिए एक बार। तो क्वेश्चन में लिखा है कितने ऐसे छात्र हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, तो सिर्फ 5, तो इसमें से 5 जैसे घटा देंगे तो आएगा 25, यानी हम बोल सकते हैं कि सर 25 छात्र ऐसे हैं जो टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, यानी कि दोनों खेलते हैं। तो आपके प्रश्न में पूछा था कि कितने लोग कुछ नहीं खेलते, तो 40 छात्र थे, 40 में से जब 25 लोग दोनों खेल खेलते हैं तो कितने लोग कुछ नहीं खेलते, तो 40 में से 25 को माइनस करेंगे, 15 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कि 15 ऐसे छात्र हैं जो कुछ नहीं खेलते। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके सामने। लिखा है यदि 6 आमों की कीमत 90 रुपया है, यानी 6 आम की कीमत 90 रुपये है, तो 10 आमों की कीमत क्या है। सेम तरीका है, आप बना सकते हैं, ऐसे ही लगाइए। पहले सबसे पहले ऊपर लिखिए पैसा, क्योंकि पैसा सबसे बलवान होता है, तो पैसा को ऊपर लिखना है। 6 रुपये में कितने, तो कह रहा है कि 6 आमों की, सॉरी मैंने गलत लिखा है, पैसा ऊपर लिखना है तो 90 में ऊपर लिखेंगे, क्योंकि 90 रुपये में लिखा है ना। 6 आमों की कीमत 90 रुपये है, तो रुपया पावरफुल होता है, तो 90 पैसा को ऊपर लिखते हैं, तो 90 रुपये में कितना मिला मुझे, 6 आम, यानी 6 आम मिला। 90 रुपया में 6 आम मिला, रुपया को हमेशा ऊपर लिखते हैं, कितना आपको चाहिए उसे गुणा में लिख देते हैं। तो कह रहा है कि 10 आम की कीमत बताइए, 10 आम है तो गुणे में 10 लिख लीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 6 से काटेंगे तो 15 6 का 90, 15 का 10 में गुणा करेंगे तो 150, यानी 10 आम की कीमत जो होगी सर 150 रुपये होगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब। आपको लगता होगा कि सर इतना नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछा है। तो इस तरह के भी प्रश्न कई बार एग्जामिनर पूछ देता है, बहुत बच्चे इसे भी पेपर हाल में छोड़ देते हैं, तो मैंने आपको बता दिया इस तरह के प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है, उसी समय में यह धनराशि किस दर पर, यानी किस दर प्रतिशत पर 6 गुना हो जाएगी। दर परसेंटेज में होता है,
जब भी इतने समय में इतना गुना, इतने समय में इतना गुना हो जाए तो साधारण ब्याज का सिंपल सा फॉर्मेट है, लग जाता है। लेकिन समय के जगह पर जब दर देगा तो दर को एक तरफ से ये माइंड में मानना है कि अभी समय है, उसी फॉर्मेट में लगाइए, ये बिल्कुल क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको ये लिखना है 5% जो पहले दर है वो समझिए, वो समय एक तरफ से कल्पना कर लीजिए। तो कहेंगे 5% की दर से कितना गुना हो जाता है, तो 3 गुना। तो जितना गुना होगा उससे हमेशा एक कम लिखना है। तो 3 गुना है तो एक कम कर दीजिए 2। यहाँ पे कितना प्रतिशत लिखा है, कितना प्रतिशत दर, इसका पता नहीं, यही आपको पता करना है। लेकिन कहा है क्वेश्चन में कि कितना गुना हो जाएगी, तो देखिए लिखा है 6 गुना हो जाएगी। तो 6 से एक कम कर दीजिए 5। हम क्यों गुना वाला में एक कम करते हैं, तो मेरे ही चैनल पे सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो पड़ा हुआ है, एक बार उसको देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे लगाते हैं। मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, तो मेरा प्रयास होता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाए। तो यहाँ से हमेशा एक कम, गुना वाले प्रश्न में एक हमेशा मूलधन मानते हैं, जो गुना होता है वो मिश्रधन होता है, तो मिश्रधन में से एक जो अपना घटा लेते हैं तो ब्याज आ जाता है। तो गुना वाले सारे प्रश्न ब्याज से हल होता है, इसलिए मैं यहाँ पे ब्याज लिखा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो 5 वर्षों में 3 गुना था तो एक कम करिए, कितने दर से 6 गुना हो जाएगा, तो 6 में से एक कम करिए 5। तिरछा गुणा करेंगे तो 5 पचे 25, एक्स का 2 में गुणा करेंगे तो 2x बराबर 25 हो जाएगा। 2 से फिर इसमें भाग करेंगे पश्चांतर करके तो 12.5 आ जाएगा, यानी 12.5 पर एक्स क्या था, अरे जिस तरह ये 5% दर था उस तरह एक्स भी दर था, तो 12.5% इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। आइए बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक कार को 6400 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तो कार का क्रय मूल्य कितना है। क्या आप नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, ध्यान से देखिए। इसका कई फॉर्मेट होता है, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि 20% के हानि पर 6400 को बेचा, यानी कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 100% जब होता है तो 20% की हानि यानी 80% के बराबर बेचा। मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि सर 80% का मान ये दिया है 6400 रुपये, कहेंगे बिल्कुल सही। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य शुरू में अपने आप में 100% होगा, 100% का मान आपसे पूछा है। ये क गुना, तो कहेंगे 8 8 गुना है सर, 2 जीरो इधर है, 1 जीरो इसका उतारेंगे, तो ये डायरेक्ट आप 3 जीरो उतार सकते हैं। जिस तरह इसका 80 गुना है तो इसका भी 80 गुना करेंगे तो 80 तो होगा, ये डबल जीरो उतार देंगे, यानी 100% का मान डायरेक्ट आ जाएगा 8000। बहुत लोग को ये नहीं समझ में आएगा कि मैंने कैसे लिख दिया है, तो अब सिंपल से बताता हूँ, सीपी से एसपी और एसपी से सीपी आप कैसे निकालेंगे। मैं इसको हटा देता हूँ, जो बच्चे तेज होंगे बिल्कुल पकड़ लिए होंगे कि कैसे मैंने लगाया है, लेकिन ध्यान से देखिए इसको कैसे लगाना है। दूसरा मेथड बता दे रहा हूँ। 6400 रुपये बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, यानी क्रय मूल्य जब भी आपसे पूछेगा, क्रय मूल्य जब भी दुनिया में आपसे कभी पूछे कोई, तो हमेशा जानिएगा क्रय मूल्य पूछेगा तो विक्रय मूल्य देगा। विक्रय मूल्य 6400 है तो 6400 लिख लीजिए। जब भी आप क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 हमेशा ऊपर लिखेंगे, माइंड में बैठाइए। जब भी क्रय मूल्य आप निकालेंगे तो 100 कहाँ लिखेंगे, ऊपर, तो यहाँ पे लिखिएगा 100, और नीचे हमेशा उसको लिखना है, लाभ होगा तो 100 में जोड़कर, हानि होगा तो 100 में से घटाकर। तो 20% की हानि हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे 80, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 8 से काटेंगे 28 64, 1 जीरो बचे 80, 80 का 100 में गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा 8000, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 8000 था। कल को आपसे बोलता विक्रय मूल्य बताइए तो विक्रय मूल्य भी बता देंगे थे हम। जब भी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य आपसे पूछता तो विक्रय मूल्य में याद रखिएगा, जब विक्रय मूल्य पूछेगा तो आपको सीपी देगा। सीपी हमने यहाँ से निकाला कि सर 8000 इसका क्रय मूल्य है, लेकिन याद रखिएगा विक्रय मूल्य में 100 हमेशा नीचे होता है, विक्रय मूल्य में 100 हमेशा नीचे होता है, तो नीचे लिखेंगे 100, और जितना लाभ हानि होता है गुणा में रखते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है 80%, 20% क्या नहीं, तो 100 में से 20 कम कर दीजिएगा, 80 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 64 हो जाएगा,
अभी डबल जीरो उतार लेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य 6400 था। देखिए 6400 से 8000, 8000 से 64 से मैंने दोनों निकाल कर आपको बता दिया। मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि सीपी में यानी क्रय मूल्य में 100 हमेशा ऊपर रहता है और विक्रय मूल्य में 100 हमेशा नीचे रहता है। तो कन्फ्यूजन ना हो, सिर्फ एगो को याद करें। सीपी में 100 कहाँ रहता है आपसे पूछने, बताइए। सीपी में 100 ऊपर, अगर सीपी में 100 ऊपर तो तुरंत जानिएगा कि एसपी में 100 नीचे होता है। बाकी लाभ हानि आप निकाल सकते हैं जितना देगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब भी आधार ऊंचाई देगा तो ये समकोण त्रिभुज होता है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होता है। हमें कैसे पता चला कि आधार ऊंचाई दोनों दे दिया था, तुरंत हमें पता चला सर ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का ये क्षेत्रफल से एरिया निकल जाता है। एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ही तो पूछा है आपसे। 1/2 लिख लीजिए। आधार देखिए कितना है, तो आधार लिखा है 8 मीटर, 8 लिख लीजिए। ऊंचाई कितना 16 मीटर है, तो 16 मीटर लिख लीजिए। 2 से इसे काट दीजिए, 8 बार में 8 का 8 में गुणा करेंगे 64 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यह भी मीटर में होता है, यह भी मीटर में, तो मीटर का मीटर में गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि 64 मीटर स्क्वायर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब, सॉरी मैंने गलत कर दिया, क्या 8 था 64 होना चाहिए, मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया है। छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, इग्नोर करिएगा कभी का लिखते समय। तो 64 मीटर स्क्वायर आपका सही आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, शायद हमें लिखने में थोड़ा सी दिक्कत आपको आ सकती है, लेकिन कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, मेरा ये भरसक प्रयास रहता है। तो उम्मीद करता हूँ यह भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देता हूँ। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है यदि एक केले को 50 रुपये में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 रुपये में 50 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एलसीएम मेथड, इक्वल बेस क्वेश्चन, इसको कई तरीके से आप हल कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका सबसे बेस्ट तरीका वो मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, हमेशा इसको इस फॉर्मेट में लगाइएगा। रुपया अपान दर इक्वल कीजिएगा, फिर रुपया अपान दर में, यानी एक तरफ ऊपर हमेशा रुपये लिखिएगा क्योंकि पैसा बलवान होता है, ऊपर रुपया नीचे दर, इक्वल में रुपया अपन दर। इधर का जो फॉर्मेट बनता है ये सीपी बनता है यानी क्रय मूल्य, और इधर का जो फॉर्मेट बनता है एसपी बनता है यानी कि विक्रय मूल्य। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस होता है। बस इसी पे लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि 50 रुपये में 60 के हिसाब से, 50 रुपये में 60 के हिसाब से खरीदता है और 60 रुपये में 50 के हिसाब से बेच देता है। अब 50-60 का गुणा करने में लोगों को दिक्कत आएगा, तो आप इनका रेशियो ले लीजिए तो भी आंसर आएगा। है 0 से 0 इसका काट दीजिए और इस 0 से इस 0 को भी आप काट दीजिए। हमेशा तिरछा गुणा होता है, याद रखिएगा। 5 पचे कहेंगे 25, और 6 छः का कहेंगे सर 36। ये आपका सीपी क्रय मूल्य होगा, ये आपका विक्रय मूल्य होगा। बस आंसर बता दीजिए। 25 रुपये का चीज़ खरीदे 36 रुपये में बेच दिए, कितने का फायदा? कहेंगे 25 का खरीद कर सर 36 में बेचें, 11 का फायदा। प्रतिशत के लिए 100। लाभ हानि पूरी दुनिया जानती है कि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो अब बताइए लाभ हानि किस पे होता है? तो कहेंगे सर लाभ हानि क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य लिखिए नीचे, क्रय मूल्य कितना यानी सीपी 25, नीचे लिखिए 25। 25 से काटिए 4 बार में, 11 का 4 में गुणा करेंगे, 11 चौके 44, यानी कि सर 44% का लाभ होगा। आइए आंसर मैच करा लें। आंसर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यह भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए एक निश्चित कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकता है, यानी एक ए नाम का कोई लड़का है, एक निश्चित कार्य को 120 दिन में कर सकता है। बी ए से 60% अधिक कुशल है। बी जो है ए से 60% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को करने के लिए बी अकेले कितने दिन लगेगा? बिल्कुल आप बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी पता कर लें। एफिशिएंसी का मतलब होता है उनकी क्षमता।
तो क्वेश्चन में लिखा है कि बी जो है ए से 60% अधिक कुशल है, यानी अगर ए 100% होगा तो इससे ये 160% होगा। परसेंटेज 100 से मैं इसको काटूंगा तो ये 5 बार में, ई कटेगा 8 बार में। इनकी ये एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी के मतलब क्षमता, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि सर ए एक दिन में आप 5 यूनिट काम कर सकता है और बी एक दिन में 8 यूनिट काम कर सकता है। कहेंगे बिल्कुल सही सर। आप ध्यान से देखिए आगे जो लिखा है, निश्चित आकार को 120 दिन में पूरा कर सकता है। जो ए 120 दिन में पूरा करता है वो दिन दिया है, और ये एफिशिएंसी अर्थात इनकी क्षमता निकल के आ गया है। तो जब हम टाइम का समय बनाते हैं, यानी कि टाइम मतलब समय का अनुपात, तो यही उल्टा हो जाता है 8:5। अब बहुत लोग को ये नहीं समझ में आएगा कि सर क्यों पलट दिए हैं, तो इसका फॉर्मेट होता है, ध्यान समझिए। जिसकी क्षमता ज़्यादा होती है वो समय कम लेता है, और जो समय कम ले रहा है यानी कि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, और जो समय बहुत ज़्यादा ले रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कम होती है। दोनों फॉर्मेट है, यानी ये समझिए इसकी समय ये ज़्यादा, इसकी एफिशिएंसी कम है तो ये समय ज़्यादा लेगा, और इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो ये समय कम लेगा। सोचिए मैं 2 मिनट में, मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, समझिए मैं अगर 6 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ता हूँ, मैं 2 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ता हूँ तो मेरी एफिशिएंसी, अब कोई है 4 मिनट में दौड़ जा रहा है 2 किलोमीटर, तो जो ज़्यादा दौड़ जा रहा है समय ले रहा है कम, मैं समय ले रहा हूँ ज़्यादा, दौड़ रहा हूँ कम, तो मेरी एफिशिएंसी कम है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। बस यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्षमता और समय एक दूसरे का उल्टा होता है। क्षमता बढ़ाएंगे समय घट जाएगा, अगर समय बढ़ रहा है तो एफिशिएंसी कम से कम आपकी कम होगी। आप दोनों का फॉर्मेट समझ गए होंगे। देखिए अब इसी क्वेश्चन में लिखा है कि जो ए की एफिशिएंसी 8 है और ये कह रहा है कि 120 दिन में किसी काम को पूरा कर देता है, यानी कि समय का समय से तुलना कीजिएगा, न कि डायरेक्ट एफिशिएंसी से। आपका गलत जवाब आ जाएगा, इसीलिए एग्जामिनर ऐसे प्रश्न पूछता है। तो एफिशिएंसी 8 है, 8 का 120 देखेंगे 15 गुना है, तो बी कितने दिन में करेगा, तो इसका भी 15 गुना कर देंगे। 15 पचे 75, 15 का 5 में गुणा करेंगे तो 15 पचे 75, यानी बी उस काम को अकेले 75 दिन में करेगा, जो कि आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। देख सकते हैं 75 दिन में इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए आंसर मैच करा लें कि क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्षमता का उल्टा होता है टाइम, टाइम एफिशिएंसी एक दूसरे का रिवर्स यानी उल्टा होते हैं। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक महिला 25,220 रुपये उधार लेती है और वह 1, 2 और 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में पैसे वापस कर देती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर ये किस्त वाला प्रश्न है। अगर आप पूरा ट्रेडिशनल तरीका से बनाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि 5% का जब रेशियो वैल्यू निकलेगा तो 20-21 निकलेगा। एक बार 20-21 लिखेंगे, फिर उसका स्क्वायर लिख लेंगे, तीसरा में क्यूब लिखेंगे, मिश्र धन को इक्वल करेंगे, यानी आपसे का 1.5-2 मिनट बिल्कुल चला जाएगा, आप कितना भी तेज हों। लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह के प्रश्नों को क्या कोई और अप्रोच है लगाने का, तो मैं कहूँगा बिल्कुल कि इस क्वेश्चन को आप चाहें तो बिना हल किए इस क्वेश्चन का सही जवाब आप दे सकते हैं। तो आइए मैं वही सिखाऊंगा कि कम समय में कैसे आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे प्रत्येक किस्त पूछा है, यानी जब भी आपसे किस्त पूछे, ध्यान से देखिए क्या पूछे, प्रत्येक किस्त। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी आपसे किस्त पूछे तो सबसे पहले रेट पता कीजिए कि दर कितने परसेंट था। तो क्वेश्चन में लिखा है ब्याज की दर 5% थी, तो यहाँ पे लिखिए 5%। अगर इसको जब भी भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 1/20। नीचे का हमेशा मूलधन होता है, ऊपर का एक ब्याज होता है। अब मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा, तो 20 में 1 जोड़ देंगे तो आएगा 21। और जो ऑप्शन 21 से कटेगा वही आपका आंसर होगा। एक बात और याद रखिएगा, जो हम प्रत्येक किस्त देते हैं तो क्या देते हैं, वो मूलधन देते हैं, ब्याज देते हैं कि मिश्रधन देते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, आपसे पूछ रहे हैं जब भी कोई आदमी प्रत्येक किस्त देता है तो हमेशा मिश्रधन देता है, उसमें ब्याज भी शामिल होता है। अब देखिए 21 से जो ऑप्शन कटेगा, आप कहेंगे सर 21 का तो हमें पहले नहीं याद है, तो 21 का तोड़ लीजिए
3 इंटू 7 से, जो ऑप्शन 3 से कटेगा प्लस 7 से भी कटेगा वही संख्या इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। क्या 8,000 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 92 61 9 2 6 2 8 1 9 कटेगा, लेकिन आप 7 से भी तो ट्राई कर लें। 7 एकम 7, 2 बचा यानी 22, 7 त्रिक 21, फिर कटेगा, फिर 7 त्रिक 21 यानी कट जाएगा। 92 61 बिल्कुल कट जाएगा। 1 मिनट। तो ध्यान से देखेंगे तो इससे 3 और 7 से ऑप्शन नंबर बी कट जा रहा है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो सकता है। ऑप्शन सी देखिएगा, 8 2 10 16 1 17। ऑप्शन जिसके अंकों का योग 3 से कटता है वो संख्या 3 से कटती है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं कट रहा था, 3 से नहीं कटेगा। डी में देखिएगा 3 से तो 9,000 कटेगा, लेकिन 7 से नहीं कटेगा, अतः क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा 92 61। इस क्वेश्चन का सही जवाब 92 61 हो जाएगा। अब आपके माइंड में सवाल आता होगा कि सर अगर 21 3 और 7 से 2 ऑप्शन कटते तब क्या करते? तो एक काम और करते, हम 21 का स्क्वायर कर देते। 21 का स्क्वायर होता है 441। हम अगले स्टेप में 441 का मल्टीपल देखते और 441 का जो मल्टीपल होता वही हमारा आंसर होता। तो ये दोनों कंसेप्ट को कभी मत भूलिएगा, इनसे क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर पूछा है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।